आपसे पहले भी बहुत लोग आए हैं, आपकी ही पोजीशन में थे, हज़ारों लोगों ने क्लियर किया है, तो भरोसा बनाए रखें, हौसला बनाए। अपने देश में आके कुछ करना चाहती थी अपने कंट्री के लिए, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाता है आपको। अगर आप देश का भला करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो यूपीएससी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है ये करने के लिए। समझने में कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछते हैं, कहाँ कहाँ से वो आता है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, जो एकदम बेसिक बुक्स हैं जो सबको फॉलो करनी ही होती हैं, सिर्फ उनको मैंने फॉलो किया, उनको पढ़ा, बार बार पढ़ा। पहले साल में मैंने अपना फ़ोन दे दिया था मेरे मम्मी पापा को। और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मैं अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पाती थी, खाली नोकिया का वो 1100 नहीं आता, तो मैं कभी कभी अपने दोस्तों से बात कर लेती थी उस पर और मन हल्का कर लेती थी। पीएसआई और ऑप्शनल के लिए मैंने कोई और सोर्सेज नहीं यूज़ करे, सिर्फ और एथिक्स और ऐसे के लिए मैंने पहली 2 बार तो खुद से ही किया था, तीसरी बार मैंने मनोज झा सर से गाइडेंस ली है। रिज़ल्ट की चिंता ना करें, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एंड अगर आप अपना पूरा एफ़र्ट डालेंगे, ऑनेस्ट एफ़र्ट डालेंगे, फोकस्ड अप्रोच से काम करेंगे, तो ज़रूर आपका कुछ अच्छा होगा लाइफ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट्स व्यू पर। स्टूडेंट्स व्यू पिछले कई दिनों से यूपीएससी सीएससी टॉपर से मिलवा रहा है। इसी सीरीज़ में हमारे साथ अंबिका रैना मैम है। मैम की 164th रैंक है और ये तीसरा अटेम्प्ट है। मैम से जानेंगे कि किस प्रकार उनकी जर्नी रही है और क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई, और वो टेक्निकल बैकग्राउंड से एकदम इस ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादा है, इसमें इस बैकग्राउंड में आए हैं, इसमें कदम रखा है, तो इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और इनकी जर्नी को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम, इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। मैम, यदि एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कहाँ से आपने प्राइमरी एजुकेशन की और उसके बाद शायद आपने आर्किटेक्चर में भी पढ़ाई की है, तो आपने ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे रहा है, बताइए। मेरी आई बिलोंग टू श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से मैं बिलोंग करती हूँ, पर मेरी स्कूलिंग पूरे इंडिया में बहुत सारे स्कूल बदले, मैंने 13 स्कूल से स्कूलिंग करी है। अच्छा। इसके बाद आर्किटेक्चर मैंने पढ़ा सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में, एंड बैचलर्स किया उसमें। उसके बाद से मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ। अच्छा मैम, आपने पहले बताया था कि आप शायद स्विट्ज़रलैंड में जॉब भी कर रहे थे। तो मैम, स्विट्ज़रलैंड में जॉब कर रहे थे, आर्किटेक्चर किया, उसके बाद ये तो ह्यूमैनिटीज़ का हो गया, इसमें ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ का है, तो आपने ये यूपीएससी का कैसे सोचा और कब से ये प्लान बनाया और कब से ये शुरुआत की मैम? ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। तो सही कहा आपने, मैं स्विट्ज़रलैंड में काम कर रही थी एज एन आर्किटेक्ट, एंड वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी देना चाहती हूँ। एंड ज़ूरिक में मैंने मंगवाई अपनी लक्ष्मीकांत। हालांकि मैंने पढ़ना शुरू वहाँ नहीं किया था, पर डिसीजन मैंने वहीं लिया था, क्योंकि जब मैं बाहर गई इंडिया से पहली बार, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कितनी बड़ी बात है कहना कि आप इंडियन हैं, और मुझे बहुत गर्व हुआ इस बात पे कि मैं इंडिया को बिलोंग करती हूँ, एंड वापस अपने देश में आके कुछ करना चाहती थी अपने कंट्री के लिए। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाता है आपको। अगर आप देश का भला करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो यूपीएससी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है ये करने के लिए। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया और मैं वापस आई और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा मैम, आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि मैम आपने आर्किटेक्चर में अपनी बैचलर की है, उसके बाद मैम एक सीएससी यूपीएससी सीएससी 2020 में शायद 35th रैंक थी अपर्णा मैम की, उन्होंने भी की थी, तो उनसे आपने इंस्पिरेशन ली या फिर कैसे ही इंस्पिरेशन प्राप्त? तो अपर्णा मैम भी मेरे ही कॉलेज से हैं, अच्छा। सेप्ट यूनिवर्सिटी से हैं वो, एंड
मैं उनसे पहले इतने इन टच में नहीं थी, पर इस बार जैसे इंटरव्यू के पहले मैंने उनसे काफ़ी गाइडेंस ली। अच्छा। उनसे बात करी कि कैसे आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के साथ इंटरव्यू पैनल को फेस करना है। इसके लिए मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। तो हाँ, ऐसा रहा है कि हमारे कॉलेज से पहले एक और इंसान गया है इस फील्ड में। तो मैम बात की शुरुआत करते हैं मैम। आपने वहाँ पर आप आर्किटेक्ट थी, उसके बाद यहाँ आए, इंडिया में आए, तैयारी शुरू की, लक्ष्मीकांत मंगवाई थी लेकिन पढ़ी नहीं। तो मैम यदि तैयारी की शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत में आपने कहाँ से बेस बनाना शुरू किया, क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो मैम शुरुआत कहाँ से की? क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, जो वो ये सोचते हैं तो एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं, तो आपने कहाँ से शुरुआत की मैम? शुरुआत मैंने ऑनेस्टली सिलेबस से करी। अच्छा। क्योंकि उसी को समझने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। अच्छा। एंड ये समझने में कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछते हैं, कहाँ कहाँ से वो आता है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ये मैंने टॉपर स्टॉक्स देख देख के ही सीखा है। और शुरू में शायद मैंने 50-60 टॉपर स्टॉक्स देखे होंगे पहले ही हफ्ते में, क्योंकि मैं समझना चाहती थी कि लोगों की कितनी अलग अलग टाइप्स की जर्नीज़ रहती हैं और वो कैसे फेस करते हैं। उससे मैंने एक बहुत ही छोटा सा बुक लिस्ट बना लिया था, जो एकदम बेसिक बुक्स हैं जो सबको फॉलो करनी ही होती हैं। सिर्फ उनको मैंने फॉलो किया, उनको पढ़ा, बार बार पढ़ा और वही किया है मैंने अपने। अच्छा मैम, एनसीईआरटी वगैरह आपने नहीं पढ़ी? एनसीईआरटी मैंने ज्योग्राफी के लिए पढ़ी। अच्छा। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, वो मैंने रेफ़र करी थी। इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ी मैंने ऊपर से पढ़ी थी, इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ी मैंने एनसीईआरटी। पर सिर्फ इन्हीं के लिए मैंने एनसीईआरटी का यूज़ किया। एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको रेफ़र किया था। अच्छा मैम ने ये बताया कि सबसे पहले यदि पेड़ काटने के लिए कोई बोले तो उससे पहले कुल्हाड़ी को साफ करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए टाइम देना। मैम ने पहले स्ट्रेटजी बनाई और उसके बाद है जो अपनी जर्नी की शुरुआत की। मैम बात करें, 3 साल आपने प्रीलिम्स निकाला है। इस बार के प्रीलिम्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा रही है कि इसमें है जो बड़ा टफ आया था पेपर, सीसेट का हो, आपका खैर टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है। तो मैम आपने 3 बार पहले अटेम्प्ट में ही आके प्रीलिम्स पार कर लिया, उसमें कितना समय लिया था तैयारी का मैम? तैयारी ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2020 में ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है और 2020 का ही अटेम्प्ट मैंने दिया था। अच्छा मैम। तो इतना ज़्यादा समय नहीं था, इसीलिए भी मेरी बुक लिस्ट काफ़ी लिमिटेड थी। अच्छा। पर प्रैक्टिस मैंने बहुत करी थी। अच्छा। मॉक टेस्ट दे कर, उससे सीख कर ही मेरा प्रीलिम्स हर बार पार हुआ है। अच्छा। और यही मैं बोलूँगी कि आप जितनी मर्ज़ी पढ़ाई कर लें, वो अधूरी है अगर आप मॉक्स नहीं देंगे और उससे नहीं सीखेंगे। अच्छा मैम, बात करूँ कोचिंग की, तो यहाँ पर सबसे पहले यूपीएससी एस्पायरेंट यदि यूपीएससी की तैयारी करने का सोचता है तो वो कोचिंग में जाके बैठ जाता है। आप भी टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं, तो आपका ह्यूमैनिटीज़ में इतना नॉलेज तो रहा ही होगा, लेकिन वो ह्यूमैनिटीज़ वालों के तुलना में कम रहा होगा। तो मैम आपने शुरुआत में क्या कोचिंग वगैरह की या फिर कोचिंग नहीं की? मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल रहा था। अच्छा। उसके लिए मैंने गाइडेंस ली थी शुभ्रा मैम की क्लासेस से, पर जीएस के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। इतना समय ही नहीं था कि मैं कोचिंग लूँ, क्योंकि मैं एकदम प्लंज कर गई इस प्रिपरेशन में। बट ऑल्सो आई थिंक आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप खुद से बेटर पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी से आपको ज़्यादा समझ आता है और आप अपने पेस पे पढ़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप खुद भी ये पेपर दे सकते हैं, क्योंकि कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है मार्केट में। आपको सब कंटेंट अवेलेबल होगा। हाँ, बस इतना ही होता है कि थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है। अगर आप यूपीएससी की कोचिंग लेते हैं तो आपके पीयर्स होते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले होते हैं, उनसे आपको थोड़ी कम्युनिटी बन जाती है, थोड़ा हौसला अफजाई होती है। पर अगर आपको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है तो आप घर से भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा मैम, आपने बात की मटेरियल लिमिटेड करने की, तो मैम आपने क्या मटेरियल ऐसे लिमिटेड फॉलो की? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर है जो भर के है, यहाँ पर तो मटेरियल तो भर के बहुत सारे उपलब्ध है। चाहे करंट अफेयर्स के भी शुरू करें तो कई टॉपर्स कहते हैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई 3 पढ़ने को बोलते हैं।
और मैगजीन्स हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर एक बार जो यूपीएससी एस्पायरेंट आता है वो तो भटक ही जाता है कि यार इतना सारा है, पढ़ेंगे कैसे। तो आपने अपने मटेरियल को लिमिटेड कैसे किया मैम, क्योंकि आपने हालांकि स्ट्रेटजी भी बहुत पहले बना ली थी, तो मैम थोड़ा बताइए कि कैसे मटेरियल को जो कंसाइज करना है। देखिए, बेसिक बुक्स तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आप लक्ष्मीकांत पढ़े बिना, स्पेक्ट्रम पढ़े बिना कैसे आ सकते हैं। जी मैम। तो बिल्कुल बेसिक बुक्स आप पढ़ें, उसके बाद आप देखें आपको ज़रूरत क्या है। क्या आपको मैप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल ले सकते हैं, वैल्यू एडिशन मटेरियल ले सकते हैं। क्या आपको इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको समझने के लिए कुछ और मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। बट नीड बेस्ड हो वो अप्रोच, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ कंटेंट पढ़ने के लिए पढ़ना कोई मायने नहीं रखता है। उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए कि ये मुझे इसलिए पढ़ना है, इसकी ज़रूरत है मुझे, इसलिए मैं ये पढ़ रही हूँ। इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके हिसाब से वैसे ही बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाएंगी, आपको समझ आने लगेगा कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है, और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें। अच्छा मैम, ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल मैम, आपने टेक्निकल बैकग्राउंड से आए और PSIR ऑप्शनल लिया है। PSIR ऑप्शनल का बहुत वास्ट सिलेबस है, और अभी ट्रेंड चल रहा है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और मैम के भी, अपर्णा मैम के भी शायद एंथ्रोपोलॉजी था। तो आपने PSIR ऑप्शनल लिया, इसके पीछे क्या रीज़न था? और एस्पायरेंट्स है वो अपनी जब ऑप्शनल सेलेक्ट करें तो उनको बड़ी दिक्कत आती है कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें, तो आपकी उसके लिए क्या राय? तो आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के साथ मेरे सब्जेक्ट्स का तो कोई ऑप्शनल नहीं था आर्किटेक्चर के लिए, तो ये तो मुझे पता ही था कि मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। तो मैंने पहले सबसे सिलेबस देखा इनका, मैंने सबका सिलेबस पढ़ा, समझा कि इसमें क्या पूछा जाता है, क्या रेंज है इनकी क्वेश्चंस की। वो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने थोड़ा शॉर्टलिस्ट किया। मुझे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था हमेशा से। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, ये इंसान को समझने में भी मदद करते हैं। तो ये सोचते हुए मैंने शॉर्टलिस्ट किया और फिर पढ़ती गई, टॉपर्स टॉक्स देखती गई, समझती गई कि इसमें क्या डिमांड रहेगी, किस तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्या इसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उस हिसाब से मैंने डिसीजन लिया। और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा स्पेसिफिक इंटरेस्ट था। इंटरनेशनल रिलेशंस मुझे बहुत मज़ा आता था ये पढ़ने में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं डेप्थ में पढ़ सकती हूँ और खुश रह सकती हूँ पढ़ते हुए, तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। अच्छा मैम, बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। हाँ जी। टाइम मैनेजमेंट, आपने आर्किटेक्चर से थे और उसके बाद यहाँ आए, तो मैम डिस्ट्रैक्शंस इस हालांकि जो युवा पीढ़ी है, वो आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है जो भ्रमित है। तो मैम आपने सोशल मीडिया का यूज़ किया या नहीं किया? डिस्ट्रैक्शंस कई प्रकार के होते हैं, तो उनसे आप कैसे बच पाए? और कैसे आपने 3 बार मेंस भी लिखा है, तो कैसे मतलब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे किया साइड का भी? देखिए, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए तो आप खाली दीवार को देखते हुए भी कुछ कुछ सोच में पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आपको सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपको खुद को कंट्रोल में रखना आना चाहिए कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ अपने आप को या कर सकती हूँ, और कितने तक मुझे अलाउ करना चाहिए अपने आप को कि मैं एंटरटेनमेंट का यूज़ करूँ, और कितने तक मुझे सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करनी है। पहले साल में मैंने अपना फ़ोन दे दिया था मेरे मम्मी पापा को, और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। मैं अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पाती थी, और बिना मतलब टेक्स्ट भी नहीं, कुछ नहीं, सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात थी। तो पहले साल एकदम बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से मैं बोलूँगी मैं अप्रोच कर रही थी। बट वो अप्रोच भी इतनी सही नहीं थी, क्योंकि इंसान को थोड़ा दिमाग का संतुलन बना के रखने के लिए ज़रूरत होती है थोड़े थोड़े एंटरटेनमेंट की भी, और लाइफ इतनी सीरियस नहीं है, थोड़ा लाइटली लेना चाहिए इसको। तो अगले साल सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने अपना नॉर्मल फ़ोन ले लिया था एक, जिसमें खाली नोकिया का वो 1100 नहीं आता। तो मैं कभी कभी अपने दोस्तों से बात कर लेती थी उस पर और मन हल्का कर लेती थी, और वो काफ़ी हेल्प किया मुझे। एंड बट थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया था, तो मैंने ले लिया नॉर्मल फ़ोन, और मैं सारे सोशल मीडिया पे भी थी, पर मैं कंट्रोल में उसको यूज़ करती थी। खुद को इतना कंट्रोल में रखना चाहिए, इतना डिसिप्लिन में रखना चाहिए कि आपके जो टूल्स हैं एंटरटेनमेंट के, वो आपको कंट्रोल ना करें। आप बस उसको टूल की तरह यूज़ करें अपने आप को हल्का करने के लिए जो भी, पर उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए।
उसके अलावा आई थिंक मैंने अपनी जर्नी जो है यूपीएससी की अपने इंस्टाग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर, मेरे को खुद के लिए अच्छा लगता था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मैं कभी कभी अपने मम्मा का फ़ोन लेके एक प्राइवेट अकाउंट मैंने बना के रखा था, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पोस्ट करती रहती थी ताकि एक डॉक्यूमेंटेशन रहे कि मैं कहाँ से आई हूँ, और वो देख के मुझे खुद को इंस्पिरेशन मिलती थी कि अच्छा एक दिन मैं ऐसी भी थी और आज मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, ये देखते हुए अच्छा लगता है। तो वो मेरा इंस्टाग्राम चैनल मैं चलाती थी बस खुद के लिए। अच्छा। वो प्राइवेट था, उसमें कोई फॉलोअर्स नहीं थे मेरे। अभी खैर वो पब्लिक हो गया है। गाइस हम आपको बता दें कि मैम ने अपना इंस्टाग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम पेज है और टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे मैम अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगी। इसकी लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके आगे बढ़ते हैं मैम PSIR ऑप्शनल रहा है। PSIR ऑप्शनल के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए? आपने मैम की कोचिंग वगैरह ली या फिर मैम की कोचिंग ली, आपने बात की? उसके साथ साथ आप चूँकि उस बैकग्राउंड से आए, टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो मैम यहाँ पर तो कई प्रकार की है जो ये स्टैंडर्ड बुक्स भी अवेलेबल है, लाइक ओपी गौबा हुई, एंड्रयू हैवुड हुई, तो ये बुक्स आपने पढ़ के शुरुआत की या फिर कैसे? और IR के लिए स्पेशली आपने क्या क्या पढ़ा? PSIR ऑप्शनल के लिए बात करें। PSIR ऑप्शनल के लिए मैंने कोई और सोर्सेज नहीं यूज़ करे, सिर्फ़ और सिर्फ शुभ्रा मैम के नोट्स यूज़ करे हैं मैंने। ओपी गौबा वगैरह सब कहते तो हैं कि पढ़नी चाहिए, शायद पढ़नी चाहिए थी पर नहीं पढ़ी मैंने। सिर्फ़ और सिर्फ मैम के नोट्स आई थिंक मोर देन इनफ हैं, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं, और अगर आप सिर्फ उतना ही सही ढंग से पढ़ लें और याद कर लें तो वो काफ़ी है आई थिंक इस पेपर को पार करने के लिए। मैंने अपने खुद के भी नोट्स बनाए थे उससे, शॉर्ट नोट्स की तरह कीवर्ड्स हाईलाइट करते हुए, ताकि PSIR में थिंकर्स बहुत सारे होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, उनको कोट करना पड़ता है, उनकी कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं आंसर्स में। तो उसके लिए मेरे को याद करने के लिए अपने खुद के नोट्स बनाए थे शॉर्ट में, जो वो भी मैं शेयर करूँगी अपने चैनल पे। पर उसके अलावा मैंने कोई सोर्स नहीं यूज़ किया। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ मैम के नोट्स, मैं क्रैश कोर्स की स्टूडेंट थी। अच्छा। और मैम के नोट्स काफ़ी होते हैं। उसके अलावा आप कोई भी मंथली कंपाइलेशन होती है डिफरेंट कोचिंग्स की, विजन की PT आती है, मेंस 365 आती है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, सिर्फ उतना ही मैंने फॉलो किया। और आई थिंक पेपर 2 में मेरे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 140 के करीब आए हैं, इस बार 147। टोटल स्कोर 271 है मेरा। 271। हाँ जी मैम 271 आपका टोटल स्कोर है। मैम बात करें IR की, हाँ जी। तो IR के लिए हर कोई टॉपर बोलता है कि आपको इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो पढ़ना चाहिए, उसमें आर्टिकल आते हैं सिराज अमोन सर के वो वगैरह। तो सर तो मैम उसके लिए जो है आपने कैसे पढ़ा? क्योंकि बोलते हैं कि ये जब न्यूज़पेपर आप जब पढ़ते हो तो उससे पहले थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन आप तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, इकोनॉमी का भी हो चाहे, तो उससे आप कैसे उभरे? आई थिंक शुरू में काफ़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आती थी। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी बहुत मुश्किल होती थी, ऐसा लगता था शायद मुझे नहीं आता कुछ भी। पर आप धैर्य रखें, पेशेंस के साथ काम लें, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करें। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है उसके बारे में टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बारे में पढ़ें ताकि अगली बार वो चीज़ यूज़ हो तो आपको समझ में आए, बेहतर समझ में आए। और धीरे धीरे अपना नॉलेज बेस बढ़ाते रहें, उसी से काम आगे बढ़ेगा। और इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप वो समझ पाएँ। तो बस यही किया मैंने, धीरे धीरे नॉलेज बेस बढ़ाया, अपने आप को बेहतर किया और समझ लिया। अच्छा मैम, बात करते हैं PSIR आपके ऑप्शनल था और PSIR का GS2 पेपर में बहुत ओवरलैपिंग होता है, तो आपने उसमें जो ओवरलैप होने से कैसे बचाया, उसमें अलग कैसे किया? एक्चुअली इवन दो ऐसा लगे कि GS2 बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, पर PSIR ऑप्शनल काफ़ी टेक्निकल उसमें चला जाता है, थिंकर्स वगैरह के बारे में, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। GS2 में इंडियन पॉलिटी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी पॉलिटी समझना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आई डोंट थिंक इतना कन्फ्यूजन होता है आंसर राइटिंग अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप टॉपर्स कॉपीज़ देखेंगे तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो समझ के अगर आंसर करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इनमें क्या फ़र्क है।
अच्छा मैम, GS4 की बात करते हैं, एथिक्स की। तो एथिक्स में आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और उसके बाद ऐसे की भी? एथिक्स और ऐसे के लिए मैंने पहली 2 बार तो खुद से ही किया था, तीसरी बार मैंने मनोज झा सर से गाइडेंस ली है। बेसिकली एथिक्स के लिए मैंने, वो सब बोलते हैं कि लेक्सिकॉन वगैरह पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। मैंने कीवर्ड्स देख लिए थे जो एथिक्स के ऐसे में एथिक्स के सिलेबस में आते हैं, और हर कीवर्ड पे मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, असली में उसको समझा, और उसके बारे में थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ इकट्ठी करी अपने लाइफ के एग्जाम्पल से, अपने जानकार के लाइफ के एग्जाम्पल से। अगर कोई सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, उनकी केस स्टडीज़ इकट्ठी करी ताकि मैं अपने आंसर्स में उनको यूज़ कर पाऊँ। उसके अलावा आई थिंक एथिक्स में मैंने बस आंसर राइटिंग की काफ़ी प्रैक्टिस करी है, केस स्टडी समझें कि कैसे देनी चाहिए, वो भी मैं टॉपर्स कॉपी से सीखी हूँ। तो ये चीज़ मेरी एथिक्स के लिए रही है। ऐसे में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो पहले कैसे अप्रोच करना है और प्लान करके कैसे आगे बढ़ना है वो मैंने सीखा, और फिर आंसर खुद ब खुद आगे बढ़ता है। अच्छा मैम, जो इकोनॉमी के लिए आते हैं, मतलब इकोनॉमी की बात करें तो मैम इकोनॉमी एक थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़ में होते हुए थोड़ा डिफ़िकल्ट और टेक्निकल है, तो उससे आप जो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही मैम? इकोनॉमी एक्चुअली टेक्निकल तो है, पर अगर आप उसके बेसिक समझ पाएँ तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। मैंने रुनाल सर के नोट्स और वीडियोस आते हैं वो यूज़ किए थे, उससे समझा था, उससे खुद के नोट्स बनाए थे मैंने इकोनॉमी के, ताकि मैं अपनी राइटिंग में पढूं उसको और बार बार समझूं। एंड यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोई ज़्यादा सोर्सेज नहीं यूज़ करे। करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट होता है, बजट इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ी और समझी, एंड यही था मेरा। अच्छा मैम, बात करते हैं इंटरव्यू स्टेज की। तो मैम इंटरव्यू स्टेज आपने 2 बार शायद इंटरव्यू दिया है? नहीं। अच्छा, एक बार दिया। तो मैम इंटरव्यू स्टेज की बात करें तो उसमें आपने क्या कुछ अलग प्रिपरेशन की मैम? कुछ भी ऐसे अलग नहीं था। अच्छा। सब जैसे बोलते हैं कि डैफ पे प्रिपेयर करना चाहिए, आपको अपना बैकग्राउंड समझना चाहिए, जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपके ओपिनियंस पता होने चाहिए। बस इसी तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी। शीशे के सामने बैठ के कुछ आंसर्स का प्रैक्टिस किया था। अच्छा। बस यही था मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन। अच्छा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैम अपन बात करें अभी जो 2024 में आगे जो अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या फिर आगे कभी अपीयर होने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, तो उन्हें आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे मैम? 3 टिप्स। 3 टिप्स, ठीक है। आपसे पहले भी बहुत लोग आए हैं, आपकी ही पोजीशन में थे, हज़ारों लोगों ने क्लियर किया है, तो भरोसा बनाए रखें, हौसला बनाए रखें और कोशिश करते रहें। रिज़ल्ट की चिंता ना करें, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एंड अगर आप अपना पूरा एफ़र्ट डालेंगे, ऑनेस्ट एफ़र्ट डालेंगे, फोकस्ड अप्रोच से काम करेंगे, तो ज़रूर आपका कुछ अच्छा होगा लाइफ में। टिप्स अगर मैं बोलूँ तो पहली टिप होगी कि यूपीएससी को ना ब्लेम करें, आप खुद में समझें कि अगर वो एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेबल है तो मैं कैसे समझूं उसको। ये अप्रोच रहनी चाहिए, ये माइंडसेट रहना चाहिए। दूसरी चीज़, सोर्सेज लिमिटेड रखें डेफिनेटली, और ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश ना करें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगी, अगर नहीं होता है तो इसको अपना फेलियर ना माने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, ये बस एक एग्ज़ाम है, एक मीन्स है एक एंड का, एंड नहीं है ये। एंड आपका है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ मीनिंगफुल करना है, आपको सक्सेसफुल होना है। उसके बहुत सारे तरीके हैं लाइफ में, यूपीएससी सिर्फ उनमें से एक तरीका है, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम।